अगर आप गूगल भी करेंगे तो भी इंद्राणी के बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो जो हमारी ऋग्वेद है, ऋग्वेद में इंद्रदेव की बहुत सारी स्तुतियाँ और ये सब लिखा है, लेकिन वहाँ भी इंद्राणी का कहीं कोई ज़िक्र नहीं है। तब मैंने ढूँढना शुरू किया कि इंद्राणी के बारे में कहीं तो कुछ होगा, इंद्रदेव की वाइफ़ के बारे में कहीं कुछ भी क्यों नहीं? हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति क्या बोलती है कि ये बस एक शरीर है, शरीर कपड़ों की तरह होता है, आत्मा वही रहती है, कपड़े बदलते रहते हैं। धर्म और स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी पूंजी है जिससे शायद चीज़ें बदली जा सकती हैं। लेकिन हमारे समाज में तो यही देखा गया है कि आप स्त्री की आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं। हम अभी तक सच में देखा जाए तो सिविलाइज्ड नहीं है। कितने लोग हैं जो स्पिरिचुअल होने के बावजूद भी नहीं जुड़ पा रहे हैं भगवान से। बस वो सोचते हैं कि लेकिन ये सच नहीं है। तो जब आपका दिल साफ हो जाएगा ना जिस दिन, उस दिन शायद हम लोग उस राह पे आ जाएंगे और चीज़ें बहुत बदल जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस शो में जिसका नाम है मेरी कलम। दोस्तों, मेरी कलम के आज के एपिसोड में हमारे साथ जो ऑथर जुड़ रही हैं उनका नाम है विष्णुप्रिया सिंह जी। उन्होंने कई किताबें लिखी हैं जैसे द लास्ट लाफ ऑफ लीला, 100 bucks और इंद्राणी। तो आइए जानते हैं विष्णुप्रिया जी से कि उनको ये प्रेरणा स्त्रियों पर किताबें लिखने की कहाँ से मिली, क्यों उन्होंने सभी विमेन कैरेक्टर्स को चूज किया। बात करते हैं विष्णुप्रिया जी से। तो विष्णुप्रिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। थैंक यू मैम, मुझे बुलाने के लिए। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, बहुत पॉजिटिव सा माहौल है यहाँ का, एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। जी, तो विष्णुप्रिया जी, वैसे तो आपने काफ़ी किताबें लिखी हैं, लेकिन आपकी एक किताब ने मुझे टाइटल ने बहुत फैसिनेट किया, और ये आपने किताब लिखी है इंद्राणी पर। तो इसका टाइटल आपने क्यों रखा और क्यों आपने ये कैरेक्टर चूज़ किया? इंद्राणी मेरी लेटेस्ट बुक है। मैंने देखा कि नॉर्थ साइड में जहाँ पे हम लोग हैं अभी, वहाँ पे लोगों को कम पता है इंद्रदेव की वाइफ के बारे में। इंद्रदेव के बारे में तो फिर भी पता है, बट इंद्राणी भी इसलिए रखना पड़ा मुझे ताकि लोग उनको समझ पाएँ, ये देख पाएँ कि हाँ, ये इंद्रदेव की पत्नी के ऊपर है। वैसे उनका नाम शची है। आगे अगर जो किताब पढ़ेंगे ना वो उसमें देखेंगे तो उनको शची बुलाया उस किताब में। बट इंद्राणी इसीलिए मुझे नाम रखना पड़ा ताकि लोग थोड़ा पहचान पाए कि ये इंद्रदेव की वाइफ के ऊपर किताब है, इसीलिए ये नाम रखा। तो ये मतलब ये जो इंटरेस्ट है इंद्राणी के कैरेक्टर पे, ये कहाँ से आप में आया कि ये थॉट, मतलब एवरीथिंग बिगिंस विद द थॉट। सो वो क्या थॉट थी कि आपको लगा कि आप इंद्राणी के बारे में लिखें? लॉकडाउन में जब हम थे तब मैंने सोचा था कि मुझे एक माइथोलॉजी भी लिखनी है। मैं हमेशा से ही इतिहास की बहुत शौकीन रही हूँ, मुझे इतिहास में बहुत दिलचस्पी रही है, पॉलिटिक्स में भी और हिस्ट्री में भी। सो ह्यूमैनिटीज़ ली थी मैंने, तो मुझे हमेशा से ही था। एंड मेरे नाना, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो भी राइटर हैं, तो हमेशा से ही हमारे घर में इतिहास से रिलेटेड बहुत सारी बातें होती हैं। तो लॉकडाउन में मैं जब पढ़ रही थी, किताबें पढ़ने का मुझे थोड़ा शौक़ है, तो मैं देख रही थी कि इंद्राणी के बारे में बहुत कम लिखा गया है। अगर आप गूगल भी करेंगे तो भी इंद्राणी के बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो जो हमारी ऋग्वेद है, ऋग्वेद में इंद्रदेव की बहुत सारी स्तुतियाँ और ये सब लिखा है, लेकिन वहाँ भी इंद्राणी का कहीं कोई ज़िक्र नहीं है। तब मैंने ढूँढना शुरू किया कि इंद्राणी के बारे में कहीं तो कुछ होगा, इंद्रदेव की वाइफ़ के बारे में कहीं कुछ भी क्यों नहीं है? तो मुझे बहुत कम जगह, बहुत अलग-अलग किताबें, बहुत छोटी-छोटी चीज़ें मिल पाईं। एक किताब मुझे मिली जो साउथ की है, वो भी ना हिंदी में है, ना इंग्लिश में है। तो मैं समझ गई कि कहीं पे भी कुछ नहीं है। तब मैंने सोचा कि इंद्राणी के बारे में लिखना मुझे लगता है बहुत अच्छा होगा। तब मैंने इंद्राणी लिखी थी। तो मतलब ये जो आपका, जो मैंने आपकी किताबों के टाइटल्स देखे, मोस्टली आप इनफैक्ट होली आपने अ, औरतों के ऊपर, स्त्रियों के ऊपर ही आपने लिखा है। एक आपकी किताब थी शायद लास्ट लाफ ऑफ लीला,
फिर हो गई इंद्रानी, और एक बीच में और किताब थी, मैं उसका नाम यस, भूल रही हूँ। 100 bucks जी। सो स्त्रियों पर ही आप क्यों लिखना पसंद करती हैं? मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने मुझसे पूछ लिया, क्योंकि मुझे लगता है मैं खुद एक स्त्री हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ कि क्या पीड़ा, क्या व्यथा, क्या किन किन चीज़ों से एक औरत को गुजरना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रही कि लड़कों को नहीं वो दुख होता, उनका अलग अलग ही स्ट्रगल है, अलग ही चीज़ें हैं जिनसे उन्हें गो थ्रू करना पड़ता है, लेकिन बीइंग अ वुमन मैं समझ पाती हूँ उनका दर्द, क्या क्या चीज़ें हैं जो वो बोल नहीं पाती हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ अपनी कलम से वो चीज़ें लोगों तक पहुँचाने की, जो शायद ना मैं खुद बोल पाती हूँ, ना ही और औरतें चाह के भी बोल पाती हैं। तो मेरी बस यही कोशिश रहती है कि मैं वो जो ख़्याल, जो चीज़ें दबी हुई हैं, उन्हें बाहर ला पाऊँ कागज़ के पन्नों के और थ्रू। लोगों के दिलों तक पहुंच पाऊँ। बिल्कुल। मैंने जो सिर्फ़ किताबें नहीं, मैंने ब्लॉग्स भी लिखे हैं, हम्म, वो भी मैंने सती हम्म। और देवदासी, तो इन सब में भी मेरा यही था, पहले ब्लॉग्स ही लिखे थे मैंने। तो यही मेरा एक लक्ष्य रहता है कि कहीं न कहीं मैं अपनी बातों को लोगों तक पहुँचा पाऊँ। द लास्ट लाफ ऑफ लीला, ये किताब है जिसका कि टाइटल बड़ा म्यूजिकल भी मुझे लगा। द लास्ट लाफ मतलब एक लिटरेचर में एक डिवाइस भी होता है जिसमें आप सेम साउंड को रिपीट करते हैं। तो लीला, लीला कौन है? हुज लीला? लीला मेरी नानी का नाम है, और मैंने ये किताब लिखी थी जब मैं 16 साल की थी। हम्म, वैसे तो 14 साल की थी तब लिख दी थी, बट पब्लिश होते होते 16 साल की हो गई थी। तो नानी, इसके पीछे कहानी ये है कि नानी नाना कहानियाँ सुनाते हैं आपको, तो वैसे ही मेरी नानी भी अपने बचपन के बारे में हम लोग बैठे होते तो बता रही थी। तो बहुत चीज़ें मुझे ऐसी लगी उसमें कि नानी, ऐसा नहीं है सिर्फ आपने झेला है, अभी भी लड़कियां इस चीज़ से गुजर रही हैं, और बहुत चीज़ें सेम भी हैं, वो नहीं बदली हैं। तब मैंने सोचा मुझे लगता है कि मैं इसे लिख सकती हूँ और शायद लोगों तक पहुँचा सकती हूँ। तो किसी एक के पास भी अगर वो चीज़ पहुँची, और मेरी जो लास्ट लव ऑफ लीला किताब है उसकी खासियत ये है कि उसमें अलग अलग इंसिडेंसेस हैं, जब तक उसकी शादी नहीं होगी तब तक के। तो चाहे उसे एक लड़का पढ़े उस किताब को, चाहे एक लड़की पढ़े, वो कोई ना कोई एक इंसिडेंट अपनी लाइफ से रिलेट कर ही लेगा, ऐसे इंसिडेंट्स हैं। तो बस यही चाहती थी मैं, और जिस तरीके से वो उनसे निकली बाहर, शायद उससे किसी की मदद हो पाए। और यू नो बहुत सारे उस टाइम पे मैम सुसाइड रेट्स भी बहुत बढ़ रहे थे छोटे छोटे बच्चों में, मैं खुद ही बच्ची थी, तो मैं समझ सकती थी उन चीज़ों को, इसीलिए मैंने उस पर लिखना शुरू किया कि लोग एटलीस्ट उतनी अपने अंदर शक्ति ला पाए, and आगे उस चीज़ को इग्नोर करके ये समझ पाए कि आगे आने वाला जीवन काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं जो शायद आपकी लाइफ में बहुत अच्छी हो सकती हैं। तो गिव अप ना करें। गिव अप ना करें। और जैसे आपने सुसाइड के बारे में अभी आपने मेंशन किया, तो इनफैक्ट सुसाइड तो इट्स द बिगेस्ट, अपनी जीवन में अगर आप कोई ब्लंडर बिगेस्ट कर सकते हैं तो वो यही है, क्योंकि आपने अपने जीवन की कीमत को नहीं पहचाना। आत्महत्या पाप है यस, हमारे संस्कृति के हिसाब डेफिनेटली। से भी। सबसे बड़ा पाप आप अगर कर सकते हो तो वो वो है आत्महत्या ही है। आत्महत्या। बिकॉज इतने कहते हैं ना, इतने योनियों के बाद आपको एक हम्म, मनुष्य का हम्म, जीवन मिलता है, तो मुझे लगता है कि आपको उसको बहुत संभाल के रखना चाहिए। हम्म, सि- मुझे लगता है हालात, परिस्थिति, समय की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो एक जैसा नहीं रहता, बदलता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा। तो हमें शायद जब हम बुरे वक्त में होते हैं तो हमें बस उस एक उम्मीद के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। हम्म। तो ये तो थी आपकी किताब द लास्ट लाफ ऑफ लीला के बारे में। इसके साथ साथ आपकी जो दूसरी किताब आई थी, एक कॉल सेंटर पर शायद थी, द 100 bucks, यस। द 100 bucks। जी जी मैम। तो इसमें ये कॉल सेंटर पर है, कॉल गर्ल्स पर है? कॉल गर्ल्स पे। कॉल गर्ल्स जी। पर है। तो मतलब हमारे समाज में ये हम कुप्रथा कह सकते हैं कि आप एक कॉल गर्ल को एक पर्टिकुलर नज़र से देखते हैं कि ये तो गंदे गंदे लोग होते हैं, गंदे घर के लोग जी। होते हैं। तो क्या ये नज़रिया
आपको लगता है सही है कि आपने इस नज़रिए को आपने डिस्पेल करने की कोशिश करी? मैम मैंने 100 bucks लिखने से पहले एक ब्लॉग लिखा था देवदासी। तो लोगों को मुझे लगता है पता भी होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ छोटा सा। पुराने टाइम पे ये देवदासी प्रथा थी, एक कुप्रथा थी जो यस। हमारे समाज की बहुत ही कह सकते हैं हृदय विदारक प्रथा थी जो चलती थी। तो उसमें क्या होता था कि गांव की सुंदर स्त्रियों को मंदिर में रख दिया जाता था, और फिर जितने भी बड़े बड़े पंडित हो गए, चाहे राजा हो गए, वो सब उन्हें एक्सप्लॉइट करते थे, एक और ये बहाना दिया था कि वो भगवान की सेवा कर रहे हैं। बहुत ही मतलब क्या बोलूँ अब मैं इस प्रथा के बारे में। लेकिन समय बदला, लेकिन देवदासियों का खानदान चलता था पूरा, मतलब उनकी आने वाली पीढ़ी भी इसी काम में जाती थी। तो अब जब समय बदला, जब ये प्रथा हटी, लेकिन वो औरतें कहाँ जाएंगी? फिर वो औरतें आ गई प्रोस्टिट्यूशन में, जो कि उनके ना चाहते हुए भी वो और कहाँ जाती, क्योंकि कोई उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं करता था। आज भी वो ये हमारे समाज का वो हिस्सा है जिसके लिए हम सब बोलते हैं, लेकिन कोई उनकी मदद करने को तैयार नहीं। अगर कल को वो हमारे पास काम मांगने आएंगी तो हम उन्हें काम नहीं देंगे। ये बहुत ही गलत बात है, बट ये सच है जिस पे नहीं बोलते हैं लोग। जो तो जब मैंने ये किताब लिखी थी तो उसमें मैंने उनका दर्द बताया था। लोगों को लगता है अरे जज तो खैर कर ही लेते हैं, प्लस वो ये सोचते हैं कि ये लोग तो खूब कमा रही होंगी। मैंने अपनी किताब से दिखाया है कि कैसे उस लड़की के पास अंत में, पूरे दिन के अंत में सिर्फ 100 रुपये ही बचते हैं। आज के टाइम पे 100 रुपये से क्या होता है वो हम सबको पता है, कुछ भी नहीं। तो एक कैसे वो अपना गुजारा करती हैं, कैसे क्या होता है। हालांकि मैं हमेशा से ही मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो एक एंडिंग अच्छी पसंद करती है। तो मैंने अपने किताब को भी, कहते हैं ना कि लेखक के पास वो ताकत होती है कि वो जो अपनी दुनिया लिखता है तो उसकी शुरुआत, उसका अंत अपने हिसाब से कर सकता है। तो मैंने उसका अंत अच्छा किया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ऐसा ही अंत उन लोगों का भी रियल में हो जाए। तो बस इसीलिए जी। लोग बात नहीं करना चाहते। घर पे भी आप नहीं बात कर सकते अपने पेरेंट्स के सामने, या बहुत मुश्किल होता है। आप उनका नाम भी नहीं ले सकते, गालियों की तरह इस्तेमाल होते हैं उनके नाम। तो ये सब अब मैम, अब हम 2024 में तो आ ही चुके हैं, आने वाला टाइम है, मुझे लगता है अब चीज़ें बदल जानी चाहिए। जी, ये एक सुंदर विचार है कि चीज़ें बदलनी चाहिए। और मुझे तो क्योंकि हम एक स्पिरिचुअल चैनल जी। चलाते हैं, तो हम जी तो इस बात को ऐसा जानते हैं कि दुनिया बदल रही है और उसको बदलने वाले हम ही लोग हैं। मैम, स्पिरिचुअलिटी से भी अगर हम इसको देखें तो आप सोचिए कि हमारा इतिहास, हमारे संस्कृति क्या बोलती है कि ये बस एक शरीर है। शरीर कपड़ों की तरह होता है, आत्मा वही रहती है, कपड़े बदलते रहते हैं। तो चलो, मैंने अगर ये मान भी लिया कि वो गलत है, तो कहते हैं ना जब जागो तभी सवेरा। हुँ, तो मुझे लगता है कि आप वो अपने दिमाग से वो थॉट ही हटा दो, उन्हें मौके दो, तो शायद वो खुद को प्रूव करें, और मुझे लगता है बहुत अच्छा कर सकती हैं वो भी, क्योंकि शायद वो दर्द जो उन्होंने देखा है बहुत ही हृदय विदारक दर्द है। वो मुझे लगता भी नहीं कि हम डिस्कस कर भी ले तो कोई फ़ायदा है। तो मुझे लगता है कि धर्म और स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी कुंजी है जिससे हुँ, शायद चीज़ें बदली जा सकती हैं, जिसके माध्यम से कहते हैं ना बिल्कुल। सबको अपना लेता है, वो तो कुछ नहीं देखता। जी, तो अब हम आते हैं इंद्राणी की किताब पे आपकी। इंद्र देवता, जिनको कि हम देवों के राजा भी समझते हैं, जी तो इंद्र देवता को ही आपने और उनको और उनकी भार्या, उनकी पत्नी को ही आपने चुना, इसका कोई विशेष कारण? ये विशेष कारण ये था क्योंकि वो देवताओं के, जैसे आपने बोला ना, उन्हें राजा समझा जाता है हुँ, देवताओं का, तो मतलब उनकी वाइफ को रानी समझा गया। लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि वो सिर्फ देवताओं की रानी नहीं, वो एक दैत्यराज पुलोमन उनकी पुत्री भी है। हुँ, तो उनको बस
इंद्रदेव की पत्नी करके और साइडलाइन कर दिया गया। इनफैक्ट हमने तो लेकिन नाम भी नहीं सुना था जी, एक्चुअली। मैं जी आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो। मैम यही है ना कि मैं आपको सच बताऊं, हर एक एज के साथ साथ बहुत इतिहास दब चुका है। तभी कहते हैं साउथ में अभी भी हमारा इतिहास बहुत अच्छे से रखा गया है। वहाँ पे अगर वो किताबें हम पढ़े तो वो हमारा ओरिजिनल प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स वो सब कुछ एकदम रियल हमें मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि अटैक नॉर्थ साइड में बहुत ज़्यादा हुआ था, मुगलों का भी यस। बहुत ज़्यादा हम लोगों ने साथ हमारे इतिहास के साथ बहुत छेड़छाड़ भी हुई है, तो इसीलिए कुछ पन्ने एकदम हट चुके हैं। तो यही मैं चाहती थी लोगों तक आए कि उनकी एक अलग पर्सनालिटी भी है, सिर्फ एक देवों की रानी नहीं है, इंद्रदेव से नहीं है वो खुद शची है, बहुत बड़ी योद्धा है वो। ये इंटरेस्टिंग है लगा मुझे कि मैंने आपकी जब किताब पढ़ी तो मैंने देखा कि आपने सभी नवग्रहों को एज मेन देखते हैं, राइट? यस, आपने उन उन सभी की पत्नियों को नाम से आइडेंटिफाई किया। यस, तो क्या ऐसा कोई विशेष कारण? यस, क्योंकि हम मंदिर जाते हैं, नवग्रहों की पूजा करते हैं, जब भी हवन होता है नवग्रह बैठाते हैं। आपने सुना होगा जब हम स्वाहा बोलते हैं, स्वाहा अग्निदेव की वाइफ का नाम है, बहुत कम लोगों को ये चीज़ पता है। तो कितने नाम हम ऐसे ले देते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं होता है कि अग्निदेव की वाइफ का नाम क्या है, वरुण देव की वाइफ का नाम क्या है। तो जब मेरा इंद्राणी लिखने का ख्याल आया, तो जब मैंने लिखना शुरू किया मुझे लगा कि ये इंद्राणी पे सीमित नहीं रह सकती, मुझे अब उनकी बीवियों को भी, जो नवग्रहों की वाइफ हैं, उन्हें भी लाना है और उन्हें भी एज अ वॉरियर दिखाना है। क्योंकि आप समझिए, सूर्यदेव की पत्नी सिर्फ सूर्यदेव की पत्नी नहीं है, वो खुद में उनके पास इतनी शक्तियां हैं। बिल्कुल। बट हमारे क्योंकि कहते हैं ना कि चीज़ें इतनी कम लोगों ने पढ़ी या फिर उसमें उस तरफ जाने का किसी ने सोचा नहीं। और कहते हैं ना कि एक पत्नी, आपने कहानी सुनी जो करवा चौथ की भी है, कि अपने पति को बचा सकती है। तो इससे मैं थोड़ी प्रेरणा ली और मैंने बोला अब तो जब सारे पति कैद में थे, सारे नवग्रह कैद में थे, तो कौन लड़ता उनके लिए। तब उनकी वाइफ आई एंड उन्होंने लड़ा। बहुत बहुत ही अच्छा युद्ध लिखा है मैंने जो उन्होंने, क्योंकि सबकी अपनी अपनी पावर्स थी, सबके अपने अपने शस्त्र थे। राइट। तो आपने कहीं ना कहीं ये जो अनटोल्ड स्टोरीज हैं, ये पहले तो आपने दो काम, मुझे ऐसा लगा आपने दो काम बड़ी खूबसूरती से किए इस किताब में। कि पहले तो जो आज तक इनविजिबल थे, जी, आपने उनको विजिबिलिटी दी। जो विमेन थी, जो नवग्रहों की स्त्रियां थी, जी, उनको पहला काम तो आपने ये बड़ा सुंदर किया कि आपने उनको विजिबल बनाया। और दूसरी बात ये कि आपने उनको एक इंडिविजुअल कैरेक्टर भी दिया यस, कि हाँ, ये इनके पास ये शक्ति हैं, उनके पास वो शक्ति हैं। और तीसरी बात जो बड़ी सुंदर आपने करी वो मुझे लगी कि जैसे एक बुद्धा के समय में स्त्रियों का संघ बना था, जी, तो आपने कुछ वो ये जो जब ये आपकी सारी ये जो वॉरियर्स विमेन हैं, यस, ये यस, इकट्ठी होती हैं, तो ये भी जी, एक तरह का शक्ति का संघ। जी। और एक बहुत अच्छी चीज़ इसमें ये भी है कि जब वो साथ में लड़ी हम्म, और जब उनके पिता, अब वो अपने पिताजी के पास गई थी, जब स्टोरी में छोटा सा पार्ट है कि वहाँ पे क्योंकि उन्हें इंद्रलोक से निकाल दिया गया था जब उस पे कब्जा हो गया था, तो जब वो वहाँ गई तो उन्होंने अपने पिताजी को भी मना कर दिया था, ये बोल, क्योंकि इतना वो कहते हैं ना, इतना आत्मविश्वास और खुद पे इतनी उन्हें भरोसा था कि उन्हें पता था कि वो लड़ सकती हैं क्योंकि उनके पास साथ था। शक्ति जब रियलाइज कर लेना कि वो उसके अंदर इतनी शक्ति है, तो वो सच में दुर्गा माँ की पूजा उन्होंने की पूरी। उसमें पूरा एक चैप्टर है जिसमें हाँ, पूरी पूजा डिस्क्राइब है, यस। और सब ने मिलके की। और तब वो युद्ध लड़ने से पहले जो वो थी, वो भी बहुत भव्य था, बहुत अच्छा था। तो वो मुझे लिखते टाइम बहुत अच्छा लगा था जब दुर्गा माँ की स्तुति की गई थी, योग माया की। बहुत सारी देवियां हैं जो अलग अलग रोल प्ले करती हैं हमारे इतिहास में भी। सप्तशती हम जब पढ़ते हैं
नवरात्रों में तो सबसे ज़्यादा शुरुआत में वो पूरे 9 दिन जो पाठ होते हैं उसमें भी जो सुंदर वर्णन है, वहाँ से भी कुछ चीज़ें लेने की मैंने कोशिश की। तो जी। तो ऐसा लगता है कि स्त्रियों का युग अब वापस फिर से आने वाला है समाज में, क्योंकि ये जो साइलेंस्ड वॉइसेस थी, जी साइलेंस्ड प्रेजेंस थी, उनको आप हम जैसे नॉर्मल लोग उनको सुन रहे हैं और उनको लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो शायद स्त्रियों का युग बस दस्तक दे ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है बहुत लड़के भी ऐसे हैं जो चाहते हैं कि ऐसा हो। मतलब बहुत लोग कहते हैं ना, हमारी क्योंकि पुरुष सत्ता ही रही है शुरू से, हम्म, हम जहाँ वही है। लेकिन अब वो भी एकदम लोग बहुत बदल रहे हैं, यस। स्त्रियों को आगे ला रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, दो प्रकार के लोग होते हैं समाज में, एक जो आपको सच में आपका अच्छा चाहते हैं और एक जो उसी में रहना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि आज के टाइम पे उन लोगों की तादाद धीरे धीरे बढ़ती जा रही है जो इक्वालिटी में और सच में हमारा जो इतिहास, जो हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि नारी का पूजन होना चाहिए, वो देश क्या, वो जगह ही तभी फ्लरिश करेगी जब वहाँ की नारियों का सम्मान होगा। तो मेरे ख्याल से आप अपने एक अगली बुक ज़रूर लिखिएगा जिसमें कि आपका स्त्री तत्व ही नहीं, आपका खुद के अंदर का स्त्री तत्व और पुरुष तत्व एक परफेक्ट बैलेंस में आए। जो क्योंकि आप अपनी लाइफ में वही अट्रैक्ट करते हैं जो जी आप बहुत, जो आप अपनी कोर में फील करते हैं कि हाँ यही सच है। तो आप उन्हीं रिश्तों को अट्रैक्ट करते हैं, आप उन्हीं सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस को अट्रैक्ट करते हैं। जी यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है जी जिसको जी हम जी, बोलते ट्रू हैं। ट्रू ट्रू। आपने भी जो कैरेक्टर्स दिखाए हैं, जैसे आपने जो अपनी देवियाँ दिखाई हैं, नवग्रहों की जो पत्नियाँ दिखाई हैं, तो हम उनको सिर्फ जानते हैं उनकी खूबसूरती से, हम्म। या उनकी मान लीजिए उनके पास कुछ सिद्धियाँ हों। लेकिन आपके ने जो इन स्त्रियों को एक मिलिट्री की तरह भी शो किया है समवॉट। हम्म। तो वो भी तो एक परफेक्ट स्त्री तत्व और पुरुष तत्व का बैलेंस है। यस यस, एब्सोल्युटली। हम्म, और उसमें ये भी दिखाया है, क्योंकि लड़ाई तो देवताओं ने भी लड़ी है और हम सब जानते हैं, वही पढ़ते हैं। लेकिन ये लड़ाई जो छुपी हुई थी, जो स्त्रियों ने भी लड़ी है, बस उसको ऊपर लेके आने की मैंने कोशिश की है। और इनफैक्ट जो शक्तियाँ उनके पास थीं, हम्म, जैसे हम सूर्य देव की पत्नी के बारे में अगर बात कर लें, छाया ने जो लड़ाई लड़ी थी, तो उनके अंदर वो सूर्य देव की जो ताकत थी वो भी थी। उसके बिना वो इतना अच्छा युद्ध नहीं लड़ पाती। तो ये सच है, क्योंकि जो हथियार था उनके पास वो उन शक्तियों का ही था। तो बैलेंस तो प्रकृति का नियम है। अगर जब हमारे धरती भी जब हम सब बने थे, तो भी एक इंसान की वजह से नहीं, दो लोगों की वजह से हम बन पाए थे, एक स्त्री और एक पुरुष। तो दोनों का बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी एक को आप ऊपर कर दो, एक को नीचे कर दोगे तो नहीं चलेगा। लेकिन हमारे समाज में तो यही देखा गया है कि जी आप स्त्री की आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं, आप उसको मौका नहीं देते। मैम, मैं आपको बताती हूँ कि ये कब से हुआ। हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी, तब तक चीज़ें बहुत अच्छी थी। फिर हमारी ऋग्वेदिक एज आई, 1500 BC में हमारी ऋग्वेदिक एज आई। ऋग्वेदिक काल तक भी स्त्रियों की पूजा होती थी, उनकी पोजीशन बहुत अच्छी थी। जो स्त्रियां दूध काटती थी उनको धोयत्री बोला जाता था, उनकी पूजा होती थी, प्रॉपर पूजन होता था। लेकिन जब हमारा लेटर वैदिक काल जब आया, तो मैम धीरे धीरे औरतों की जो पोजीशन थी वो कम होती चली गई, उनको दबाना शुरू हो गया। फिर उसके बाद मुगल आ गए, पर्दा वर्दा सब। फिर तो मैम आपके सब सामने ही है इतिहास हमारा। तब से लेके अब ये इसकी शुरुआत लेटर वैदिक एज से हुई है हमारी। ऋग्वेद तक सब कुछ ठीक था, लेकिन तब से लेके, और सोचिए आप एक चीज़ देखेंगे, उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए बोला जाता था क्योंकि लोग सच में सिविलाइज थे सब उस टाइम पे।
हम अभी तक सच में देखा जाए तो सिविलाइज्ड नहीं है। जब तक हमारे दिमाग से ये ये जो हमारे हमारे समाज से जितनी भी कुरीतियाँ हैं, जो चीज़ें हैं, ये सब नहीं जाएंगी, जब तक हम टोटली कितने लोग हैं जो स्पिरिचुअल होने के बावजूद भी नहीं जुड़ पा रहे हैं भगवान से। बस वो सोचते हैं कि बट लेकिन ये सच नहीं है। तो जब आपका दिल साफ हो जाएगा ना जिस दिन, उस दिन शायद हम लोग उस राह पे आ जाएंगे और चीज़ें बहुत बदल जाएंगी। तो मुझे लगता है कि हो, बस हमारे जीते जी हो जाए तो अच्छा लगेगा। बट हाँ मैम, सच में, क्योंकि अब आपने जैसे बोला ना कि आने वाला टाइम शायद बदल सकता है, तो बस वही कोशिश है, बदले तो अच्छा ही है। तो आपने ये जो विमेन वॉरियर्स को पोर्ट्रे किया है, वहीं हम समाज में देखते हैं कि स्त्रियों को एक तो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देते और दूसरा बहुत जज करते हैं, किसी के रंग रूप को, किसी की बॉडी शेप को। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे तो कम ही लोग जज करते हैं, बट चलिए उस पर भी जज कर लेते करते हैं। हैं। तो ये जजमेंट का मतलब कैसे, इसका तोड़ क्या है इस जजमेंट का? कहते हैं ना कि जब तक खुद पे बात नहीं आती तब तक इंसान ऐसा ही रहता है। और आप सोचिए, सिर्फ जजमेंट की बात नहीं है, बात इसकी भी है कि आप अपनी इंसानियत किस हद तक भूल चुके हो कि आप सामने वाले को इतना दुख दे सकते हो और उस वो दुख देने के बाद आपको अच्छा लग रहा है। तो मुझे लगता है ये कलयुग में होने का सबसे बड़ा प्रमाण दे देते हैं लोग। बट लेकिन जब बात खुद उनकी खुद की बहनों पे या खुद के घर की किसी स्त्री पे आती है, वहीं उनकी सोच एकदम बदल जाती है। तो ये तो बहुत गलत चीज़ है हमारे समाज की, जो इतना सब कुछ होने के बाद भी इतने केसेस हमने देख लिए। ये आपको आपको एक चीज़ बहुत छोटी सी बोलना चाहूँगी मैम, कि ये जो केसेस भी आ रहे हैं अभी, जो कोलकाता वाला हुआ, ये जितने भी हैं, ये जजमेंट और ये सब छोटी छोटी शुरुआत है इन्हीं सब चीज़ों के प्रति आगे जाने की। तो लोगों को ये समझना होगा कि ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसे आप हंसी मजाक में टाल दो। मजाक तब होता है जब दोनों तरफ लोग हंस रहे होते हैं, लेकिन जब एक साइड इंसान हंस रहा है और दूसरी तरफ इंसान को दुख हो रहा है या उसको तकलीफ हो रही है, वो मजाक नहीं है। मजाक का नाम पे आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। पहला पॉइंट था बॉडी शेम जो आपने बताया, ये तो बहुत ही कॉमनली हो गया है। ये शुरुआत तो हमारे घर से ही हो जाता है। यस। लोग बोलेंगे नहीं, बट ये सच है। आप आपकी बेटी अगर अगर मैं हेल्दी तो घर पे ही बोल देते कि थोड़ा पतली हो जा, और उसका रीज़न ये देते तुझसे कौन शादी करेगा। आज के टाइम पे आए, नॉट टॉकिंग अबाउट उस टाइम पे तो ये होता ही था, बट ये आज के टाइम पे भी है। क्या करेगी, है ना, काम अच्छे से कर ले, वरना नहीं तो क्योंकि दूसरे के घर जाना है, एंड ऑल। प्लस बॉडी शेमिंग घर से शुरू हुई, वो बाहर निकली, वर्क प्लेस पे गई, अरे मोटी, अरे यार तू तो इतनी जगह ले लेती है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट ये चीज़ें मानसिक रूप से कितना उस इंसान को दर्द दे देती हैं, ये शायद समझना बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी कोई कोई लोग बाय चॉइस मोटे नहीं होते हैं, मे बी उनके हेल्थ की इश्यूज हो जाते हैं, कोई कोई अपनी चॉइस से है तो वो बात अलग है। लेकिन कुछ लोग चाह के भी नहीं हो पाते हैं, बहुत दिक्कतें आती हैं उनको। लेकिन आप कोई टैग लगा के तो घूमेगा नहीं, मैं बीमारी की वजह से मोटी हूँ या मैं बाहर का खाने की वजह से मोटी हूँ। हर चीज़ों को बोलने का एक तरीका होता है। जब आप किसी के लिए कंसर्न्ड होते हो तो आप बोलते हो कि हेल्दी खाओ ताकि आप हेल्दी रहो। फिर वहाँ पे ये मोटा पतला ये शब्द नहीं आता, वहाँ पे हेल्दी वाला शब्द आता है कि हेल्दी हो जाओ, नहीं तो आगे फ्यूचर के लिए अच्छा होगा वो। तो कहते हैं ना कि अपनी बातों को आप किस तरीके से रखते हो उसका बहुत असर पड़ता है। कभी कभी रंग की आपने बात करी, वो भी बहुत बड़ी चीज़ है हमारे समाज में, कि जब रंग थोड़ा दबा हुआ, थोड़ा काला हो तो काला काला बोलने लग जाते हो आप। ठीक है, फिर आप कहते हो अरे काले को काला नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, काले को सांवला बोल दो आप,
आपके पास ऑप्शन है लेकिन आप नहीं बोलोगे क्योंकि आपका इंटेंशन तो सामने वाले को हर्ट करना है। तो जब ये वही है ना, आज के टाइम पे मैम हम इंसानियत खोते जा रहे हैं। दूसरों से अगर ढंग से बात करें तो अरे ये तो लाइन मार रही है, गुस्से से बात करें अरे इसमें तो बहुत ही एटीट्यूड है। तो आप बता दो फिर कैसे बात करें? आपने खुद ही ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर दिए कि लड़की को समझ ही नहीं आता कि वो करे क्या। तो ये चीज़ें तो बहुत हैं हमारे समाज में और ये अभी भी है। और इसका तोड़ बस यही है कि जिस दिन एक बहुत मशहूर, अब आपने जब मेरी लास्ट लव लीला के टाइम पे आपने बोला ना गाना, तो एक गाना है हील द वर्ल्ड, अंग्रेज़ी का बहुत अच्छा गाना है ये। बट वो गाना बहुत ही सही है कि आप ये इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हर इंसान टूटा हुआ है, कोई ना कोई अपने किसी ना किसी चीज़ की फ्रस्ट्रेशन ही दूसरे पे निकालता है। अगर मैं आज आपको कुछ गंदा बोल रही हूँ ना, मतलब मेरे अंदर कुछ दबा हुआ है तभी आप पे फ्रस्ट्रेशन निकल रही है। तो खुद को सबसे पहले आप हील करो, जिस पे हम आ जाते हैं मेडिटेशन पे। अगर आप खुद थोड़ा सा कुछ टाइम भगवान के पास बैठना शुरू करोगे या किताबें कुछ पढ़ना शुरू करोगे, कुछ थोड़ा टाइम 15 मिनट भी आपने खुद को दिए ना, तो शायद ये चीज़ें थोड़ी कम हो पाए। खुद से ही जब आप प्यार करोगे तो शायद आप सामने वाले को तकलीफ़ देने से पहले 10 बार सोचोगे। जब हम जज करते हैं किसी को, तो शायद उस मोमेंट पे हम बड़ा कर्मा भी क्रिएट करते हैं कि आप किसी को गलत बोल रहे हो, कॉन्टिन्यूसली हर्ट कर रहे हो, तो आप अपने ऊपर कर्मा अर्न कर रहे हो। तो इस कर्मा से भी, जैसे आपने बताया कि भाई मेडिटेशन कीजिए, किताबें पढ़िए अच्छी, तो आप अपने इस कर्मा से ऊपर उठ सकते हो, बाहर निकल सकते हो। तो ये तो डेफ़िनेटली ये एक मार्ग है। इसके साथ-साथ अभी आपने हमें बताया कि हमारे अंदर कुछ रिप्रेशंस होते हैं। कुछ कुछ दबा होता है भीतर, तो तभी वो बाहर निकल कर आता है। तो क्या आपने इसको भी कहीं फ़ील किया है? टचवुड के जब ये प्रश्न जैसा जो आपने पूछा है ना, ये जब मैंने अपनी किताब लिखी थी द लास्ट लव ऑफ लीला, तब भी मुझसे जब इंटरव्यू हुए थे तो लोगों ने पूछा था कि इतनी कम एज में आपने ऐसी कहानी लिखी है, ऐसी किताब लिखी है क्या आपके साथ? तो ऐसा मेरे साथ तो नहीं हुआ है, पर जिस समाज में मैं रह रही हूँ मैंने बहुत लोगों को देखा है। और ऐसा नहीं है, इनडायरेक्टली मेरे साथ भी हुआ होगा, बट वो है ना कि आप नोटिस नहीं करते हो। और रही बात, आपने अभी बात करी कि इंसान के अंदर हाँ, चाइल्डहुड ट्रॉमा जिसे हम कहते हैं, बचपन में कुछ ऐसे वाक़ये हो जाते हैं जो उस टाइम पे नहीं होने चाहिए थे बट वो हो गया। कोई इंसान, कुछ घर में झगड़े अगर आप ले लो, जैसे माता पिता में अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, वो रियलाइज़ नहीं करते, बच्चा छोटा होता है लेकिन वो ट्रॉमा एक उसके दिमाग में घर कर जाता है। वो उसके बड़े होने के बाद कैसे बाहर आएगा ये किसी को नहीं पता। हुँ। शायद वो या तो उससे सीख ले और एक अलग ही इंसान बन जाए, कुछ एकदम अलग राह पे चले जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाएंगे, दूसरों को दुख दे के उन्हें दे फील ओके, मतलब दे विल नॉट फील कि अगर मैं इसको सामने वाले को हर्ट कर रहा हूँ तो वो गलत है। वो सामने वाले की फीलिंग ही नहीं समझ पाए क्योंकि वो इतने पत्थर दिल हो चुके होंगे कि ना, हर इंसान के अंदर, बुरे से बुरे इंसान के अंदर भी इंसानियत होती है, बट सामने वाला उस इंसानियत को थोड़ा सा पहचान ले। कहते हैं ना, जब आपको एक सही साथी या सही पार्टनर या सही सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है तो आप बहुत आगे बढ़ जाते हो, आप खुद को बदल लेते हो। तो मुझे लगता है भगवान करे कि हर किसी की लाइफ में कोई ऐसा आए, नहीं तो वो खुद ही इतना स्ट्रांग बन जाए इंसान कि खुद से ही अपना वो अच्छा वाला जो साइड है उसको बाहर ला पाए और दूसरों को हर्ट ना करे, ना ही अपनी वाणी से, ना ही अपने किसी कर्म से। कुछ ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो शायद समाज इतना अच्छा हो जाएगा रहने के लिए कि हम कल्पना में भी इतना अच्छा समाज नहीं सोच सकते हैं। तो विष्णुप्रिया जी, आपने अभी ज़िक्र किया कि माँ-बाप के बीच में झगड़े होते हैं, या माँ-बाप का रिश्ता कैसा है वो बच्चों को इन्फ्लुएंस करता है। कहीं न कहीं उनके बचपन पर छाप छोड़ जाता है। तो ये पेरेंटिंग पर कुछ सवाल उठाते हैं हम इस पे। यस।
तो आपका अपना कि आप इतनी जल्दी छोटी उम्र में आप ऑथर बन गई, तो आप किस चाइल्डहुड इन्फ्लुएंस को इसका श्रेय देंगी? मुझे लगता है कि सिर्फ अपने माता पिता को तो नहीं, मैं अपने नानी नाना को भी देना चाहूँगी, क्योंकि मैं अपने नानी नाना से बहुत ज़्यादा अटैच्ड भी हूँ, और मैंने अपने बचपन का भी काफ़ी ज़्यादा टाइम अपने नानी नाना के साथ भी बिताया है। तो नाना मेरे लेखक हैं ऑलरेडी, मैंने आपको बताया था। तो बचपन में भी उनके साथ रह के मुझे ये प्रेरणा मिली थी कि मैं लिखूं, और मैं हमेशा से ही लिखना चाहती थी। वहीं मेरे मम्मी पापा, मेरी मम्मी ज्योतिष है, मैंने आपको बताया था। तो कहीं ना कहीं हम लोग स्पिरिचुअलिटी से, धर्म से बहुत जुड़े हुए हैं। घर में बहुत ज़्यादा पूजा पाठ, वो किताबें, सब कुछ जो ज्ञान था वो मुझे वहीं से मिला। तो मैं हमेशा से ही इस फील्ड में कहीं ना कहीं जाना चाहती थी, लिखना चाहती थी। तभी मैंने जब भी इंद्राणी की बात हो रही थी, तो नवग्रहों की वाइफ के बारे में ख्याल भी इसीलिए आया, क्योंकि घर में जब पूजा पाठ होता है तो हम नवग्रहों की पूजा सबसे पहले करते हैं, उन्हें बैठाते हैं तब। तो ये इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर रहा, तो लिखा मैंने। तो आपकी माँ का इन्फ्लुएंस क्या था? माँ का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस होता है एक बच्चे पर। मेरी मम्मा का, ये एकदम सच बात है एक बच्चे पे, लेकिन बहुत लोगों में पिता का भी होता है। तो मेरे में एक्चुअली मेरे मॉम डैड, ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरी मम्मा श्रीवास्तव हैं और मेरे पापा जाट हैं। तो मैं उन दोनों की एक प्रोडक्ट हूँ। तो मेरे अंदर ना मेरी मम्मा की तरफ से बहुत सहन शक्ति, बहुत कामनेस, चीज़ों को सोच के करना, और वहीं मेरे पापा की तरफ से मेरे अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं आया, क्योंकि उनकी आदत ऐसी रही है कि नई चीज़ों को टाइम से करना चाहिए, डिसिप्लिन, वो मेरे पापा की साइड से आया। तो बहुत अलग अलग चीज़ें थी, तो मेरे अंदर दोनों की क्वालिटीज़ आई। शायद इसीलिए मैं थोड़ी मल्टी टैलेंटेड भी हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें सोचती हूँ कि मैं कर लूँ, एंड मैं टचवुड मैं कर भी लेती हूँ। तो और एक चीज़ जो मैंने सबसे ज़्यादा अपनी मम्मा से सीखी वो यही थी कि किसी का बुरा मत करो आप। मेरी मॉम ने बचपन से ही, कभी भी अगर सबके घरों में होता है, अगर मेरी मॉम के साथ भी कुछ कभी गलत हुआ या कुछ भी हुआ, बिकॉज लव मैरिज थी उनकी, तो ऑब्वियसली हुआ, तो तब भी मेरी मदर ने मुझे हमेशा यही सिखाया कि कैसे चीज़ों से डील करना चाहिए, कैसे किसी को कभी दुख नहीं देना चाहिए। तभी आज मैं उस चीज़ में बारे में बोल पाती हूँ, क्योंकि इंसान हूँ, गलतियाँ हुई होंगी, बट मैं कोशिश करती हूँ कि कोई मेरी वजह से किसी को कभी दुख ना पहुँचे। जी। तो ये तो थे आपके माँ बाप का और आपका पिता का तो हमने नहीं ज़्यादा जाना, माँ के साथ आपका जो रिलेशनशिप था। पर जनरली मतलब आज भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे पेरेंट्स पेरेंटिंग ब्लंडर्स करते हैं। तो वो क्या चीज़ें हैं जो, क्योंकि आपके माँ बाप ने आपको बड़े प्यार से पाला है और आप एक इतनी यंग एज में सक्सेसफुल ऑथर हो गई, तो ऐसी कौन सी गुड प्रैक्टिसेस हम बोल सकते हैं, राइट प्रैक्टिसेस, कि हम जो भी पेरेंट्स हैं वो बच्चों के साथ कैसे डील करें? वो उसके बारे में कुछ बताइए हमें। आपने भी जो पेरेंटिंग की बात की है, तो एक बहुत छोटी सी चीज़ है जो मैं बोलना चाहूँगी। मुझे लगता है कि आपके जो माँ बाप हैं उनमें से किसी एक को आपका दोस्त बनना बहुत ज़रूरी है। और मैम, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर ऐसा हो गया ना, तो आधे क्राइम्स जो हो रहे हैं ना औरतों के खिलाफ, वो भी एकदम ज़ीरो हो जाएंगे। मैं आपको इसके पीछे की वजह बताती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, जब दोनों ही स्ट्रिक्ट होते हैं, तो जैसे कि ये लड़की अगर बाहर पढ़ने गई और वहाँ पे उसे कुछ लड़के छेड़ रहे हैं, या वो किसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में है, लेकिन उसे पता रहेगा कि उसके माँ बाप दोनों ही स्ट्रिक्ट हैं, वो कुछ बोलेगी उसको वापस बुला लेंगे या तो घर, या तो उसका बंदी करवा देंगे। यही एक सॉल्यूशन होता है। तो अगर एक इंसान भी आपका दोस्त है माँ बाप में से, तो आप उन्हें जाके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो। वहाँ फिर वो आपकी मदद करेंगे, आपको उस चीज़ से बचा लेंगे और चीज़ें एकदम सॉर्टेड हो जाएंगी। जैसे मेरे केस में माई मॉम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, एंड मेरे डैड थोड़े स्ट्रिक्ट हैं,
तो एक ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि चीज़ें सीखने को भी मिलती है और वहीं मैं जो मैं करना चाहती हूँ मैं वो भी करती हूँ, बिकॉज मेरी मम्मा को पता होता है। तो मुझे लगता है अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बैलेंस्ड हो जाता है। हमने बैलेंस की बात की थी जब स्टार्टिंग में भी हम बात कर रहे थे पुरुष और स्त्री का। तो ये बहुत ज़रूरी है ताकि कुछ भी अगर आपकी लाइफ में हो आप किसी एक के पास जा पाओ और उसे सब कुछ बता पाओ। तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ है जो आजकल के पेरेंट्स को देखनी चाहिए। बहुत चीज़ें बदल जाएंगी ऐसा होगा तो विष्णुप्रिया जी, आप क्योंकि आपने नवग्रहों पर किताब लिखी, माने कुछ एस्पेक्ट्स आपने टच किए, तो हम लोग बहुत डरते हैं, ये वाला प्लैनेट मेरा गड़बड़ है, वो वाला प्लैनेट मेरा गड़बड़ है। तो ये इन डरों से हम कैसे बाहर निकले? मतलब हम डरते हैं लिटरली, ये वाला स्टोन पहनो, वो वाला स्टोन पहनो, ये पूजा करो, वो पूजा करो। स्टोन से कोई इशू नहीं है, स्टोन्स आप पहन सकते हैं जी। बट ये जो डर उसके पीछे की साइकोलॉजी है, आप उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? मुझे लगता है कि सिर्फ इसी का नहीं, ग्रह दोष कि जिस ग्रह से परेशानी हो रही है वो तो ठीक है, बट इतने इतने दोष हैं आपकी कुंडलियों में, ये सब बहुत ज़्यादा डराता है एक इंसान को। पर मुझे लगता है लोग एक चीज़ भूल जाते हैं, वो ये है कि कर्म बहुत मैटर करता है। कहते हैं कि मैम लोगों के हाथों में, हमने कितनी कहानियाँ सुनी है, हाथों में लकीर नहीं होती लोगों के, बट वो लकीरें खुद खींच लेते हैं अपने कर्मों से, अपनी साधना से, अपनी सोच से भी, अपनी सोच से। तो उससे आप अपना आने वाला फ्यूचर सच में बदल सकते हो, आपके हाथों में ही होता है, अपने कर्मों से। ग्रह, नक्षत्र, दोष, ये सब आपको जब आप इनके उपाय कर लेते हो तो ये आपको हेल्प कर लेते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ऐसा नहीं होगा कि कोई दोष हो गया तो आप कुछ कर ही नहीं सकते अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि अगर एक, चलिए मान लिया एक ग्रह आपका कमज़ोर है, तो बाकी ग्रह आपके स्ट्रॉन्ग भी तो हैं, उन पे फोकस कर लो। बाकी आपने बोला रेमेडीज़ और स्टोन्स तो लोग पहनते हैं, वो भी अच्छी चीज़ है, आप पहन लो, बट किसी एक चीज़ को अपने दिमाग में डाल के एकदम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाना बहुत ही गलत चीज़ है। किसी भी चीज़, ज्योतिष भी आपको डराने के लिए नहीं बनी है, पर लोग डर रहे हैं एक्चुअली। एग्जैक्टली तो यही चीज़ उन्हें समझनी, क्योंकि आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है क्या, आपको अपने कर्मों पे विश्वास नहीं है। आपको पता है जो जैसे बहुत बेसिक उपाय लोग बताते हैं ना, कुत्तों को रोटी डाल देना और इससे ग्रह आपके स्ट्रांग होते हैं, तो आपने एक चीज़ नोटिस करी, वो कहीं ना कहीं आपसे एक अच्छा कर्म करा रहे हैं। तो आप किसी भूखे को खाना खिला रहे हो, में आप वो एक कर्म है ना। आप गाय को रोटी खिला रहे हो, वो आपका कर्म है, कितने अच्छे कर्म आप कर रहे हो। तो कहते हैं ना पुण्य का घड़ा भरता जाता है आपका, तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे नहीं लगता कि इससे डरना चाहिए। अब अच्छे कहते हैं ना, वही बात वही आगे, जब किसी का दिल नहीं दुखाओगे, दूसरों को दर्द नहीं दोगे, अच्छा करोगे, अच्छे कर्म करोगे, दूसरों की मदद करोगे, तो मुझे लगता है अपने आप ही सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। जी। तो विष्णुप्रिया जी, आप आज बहुत मज़ा आया आज के साथ इस सेशन में। आपने हमारे को अपनी किताबों के बारे में बताया जो आपने इतनी छोटी उम्र में लिख ली। तो सो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारी बातचीत विष्णुप्रिया जी के साथ। हमने जाना किस तरह से हम अपने इनर ट्रॉमा को हील कर सकते हैं, अच्छी पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस क्या हैं, किस तरह के माँ बाप हमको बनना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप ये एपिसोड टीवी पर देख रहे हैं तो हमें YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर YouTube पर देख रहे हैं तो PMC का ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। धन्यवाद।